बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वेक्टर्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन जो है ये सिंपल अर्थमेटिक रूल से नहीं होती, बल्कि इसके लिए हमें कुछ अलग से रूल बनाने पड़ते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वेक्टर्स की एडिशन कैसे पॉसिबल है। फिर हम इसकी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन को भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम वेक्टर्स की एडिशन के बारे में कुछ अहम चीज़ें जान लेते हैं जो हमारे वेक्टर्स को ऐड करने में हमारी मदद करेगी। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर्स की एडिशन इतनी आसान नहीं होती जैसे कि हम कह लेते हैं किसी स्केलर नंबर को ऐड करना। इसकी सबसे बड़ी वजह वेक्टर की डायरेक्शन होती है। हमें मैग्नीट्यूड को ऐड करने के साथ साथ डायरेक्शन का तयन भी करना पड़ता है। फ़र्ज़ कर लें कि आपको कहा जाता है कि आपने इस पॉइंट से 10 मीटर अलोंग ईस्ट जाना, फिर जिस जगह पर आप पहुंचेंगे वहां से आपने 10 मीटर अलोंग नॉर्थ जाना। अब आप कहां पे पहुंचे? आप एक्चुअली में ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान में पहुंच गए। अब आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये अब एक क्वेश्चन है। इसके लिए हम दो वेक्टर्स उनको ऐड करेंगे। जो पहला वेक्टर आपने कवर किया, जो दूसरा कवर किया, तो रिजल्टेंट आपको बताएगा कि आप पहले वाली स्टार्ट पोजीशन से कहां तक पहुंच चुके हैं। तो इसकी एडिशन के लिए जो रूल हम यूज करते हैं, उस रूल का नाम है हेड टू टेल रूल। अब यहां पे ये भी सवाल बनता है कि हम इसको हेड टू टेल रूल क्यों कहते हैं। तो आइए इसको एक वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। कंसिडर टू वेक्टर्स A and B. We have in some direction as shown below। फर्ज करें बेटे कि हमारे पास एक वेक्टर A है, इसकी यहां से यहां तक लेंथ और ये वाली डायरेक्शन है। इसको हम वेक्टर A का नाम दे देते हैं। फिर मेरे पास एक वेक्टर B है, इसकी लेंथ और इसकी डायरेक्शन मैंने ये बना दी। बेटे जिस साइड पर एरो लगा होता है उस साइड को आप हेड का नाम देते हैं, और जिस साइड को स्टार्टिंग है इसको हम टेल का नाम देते हैं। इसी तरह ये टेल होगी और ये वाला हेड होगा। अब इसके लिए जो रूल एडिशन के लिए हमने बनाया वो ये है कि हमने स्टार्ट चूंकि यहां से लेना है ए वेक्टर से, और हमने यहां तक पहुंच जाना, फिर यहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। तो हम यूं कहते हैं कि हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, और ये दूसरे वेक्टर की टेल इधर से स्टार्ट होनी चाहिए। तो टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, इनको आपस में जोड़ दें।
तो इस तरीके से आप ए जहां पे खत्म हो रहा है, बी वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह आपने दोनों को जोड़कर उनको ऐड कर दिया। एडिशन के बेटे इस रूल को हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को एक्सप्लेन करते हैं पहले। हेड टू टेल रूल। वी राइट हेयर, हम कहते हैं कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर join with the tail of second vector this principle is known as हेड टू टेल रूल। इस प्रिंसिपल को हम नाम देते हैं बेटे हेड टू टेल रूल, और इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम वेक्टर की एडिशन करेंगे। तो आइए हम इन्हीं दो वेक्टर्स की एडिशन करते हैं। लेट कंसिडर वी वांट to add A into B। हम A को B में या B को A में ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो रूल यूज किया डेट इज हेड टू टेल रूल। अब बेटा आप वेक्टर्स के बारे में एक चीज और जानिए कि आप अपने वेक्टर को कहीं से भी ड्रॉ किसी और जगह पर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, दो चीज़ों का ख्याल रखना है जो उसकी रिप्रेजेंटेशन में हमने की थी, यानी एक लेंथ ऑफ द वेक्टर उसको चेंज नहीं करना और दूसरी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। आप अपने वेक्टर को कहीं पर भी ले जा सकते हैं। मतलब वेक्टर ए इधर है तो मैं उठाकर इसको इधर ले जा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैंने वेक्टर ए की ना तो लेंथ को चेंज करना है और ना ही डायरेक्शन को। दिस इज द वेक्टर ए। वेक्टर बी इस सिमत में है तो इसकी टेल को पहले के हेड के साथ जोड़ना है, तो इसको ऐसे उठाएं, इसको इस जगह पे जोड़ दें। तो अब हमने ए वेक्टर के हेड के साथ बी की टेल को जोड़ दिया। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज हेड टू टेल रूल। तो हम हेड टू टेल रूल यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, स्टार्ट चूंकि यहां से लिया था, एंड यहां पे है, तो रिजल्टेंट भी स्टार्ट से एंड तक एक स्ट्रेट लाइन होगी, डेट इज कॉल्ड आर वेक्टर, और ये बराबर होगा ए प्लस बी के बराबर है। तो वी वांट टू ऐड ए इनटू बी, तो फॉर एडिशन वी विल यूज, क्या हम यूज करेंगे, हेड टू टेल रूल। हम हेड टू टेल रूल को यूज करते हुए इनकी एडिशन कर लेंगे। अब हम रिजल्टेंट के बारे में अगर कहें तो रिजल्टेंट इज टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यानी पहले की टेल को लास्ट के हेड से एक स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से मिलाएं कि उसकी डायरेक्शन टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर हो, तो उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। तो हम रिजल्टेंट के बारे में अब लिख लेते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर, इसके बारे में हम लिखते हैं अ स्ट्रेट लाइन from tail of first vector
टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अभी तो दो वेक्टर हैं, अगर दो से ज्यादा वेक्टर भी होते तो आप वेक्टर को ऐड करने के लिए इसी तरह टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर टू दी हेड ऑफ द प्रीवियस वेक्टर जोड़ते जाते, लेकिन जब रिजल्टेंट बनाना होता तो पहले की टेल को लास्ट के हेड के साथ ही जोड़ा करते हैं। टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा जिसे हम a प्लस बी कहेंगे। अगर आप b को a में ऐड करना चाहते हैं तो फिर b वेक्टर को पहला वेक्टर बनाएं। तो मैं इसी b वेक्टर को यहां से यहां पे रख सकता हूं। तो मेरे पास ये वाला b वेक्टर जो इस डायरेक्शन में, ये इस सिमत में आ जाए। अब आप समझ लें कि ये वाला वेक्टर नहीं है और ये वाला भी नहीं है, ठीक है। अब a वेक्टर को इधर बनाना होगा, ये a वेक्टर आ जाएगा, ये b वेक्टर आएगा, तो फिर b रिजल्टेंट वही रहेगा जो a प्लस बी का था, वही b प्लस a का है। इट मीन्स टू से कि इसमें ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, a प्लस बी का जो रिजल्ट है वो b प्लस a के रिजल्ट के बराबर है, दोनों इक्वल कंसिडर होंगे। दिस इज नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी एडिशन ऑफ वेक्टर होल्ड्स द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एडिशन ऑफ वेक्टर होल्ड्स कॉम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर्स की एडिशन जो है ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर विद वेक्टर करते हैं। यानी मैंने इसमें से रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को स्किप किया और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वाला जो है उसको स्किप किया। अब हम जंप करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। अभी मैं वेक्टर सा मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा, वो हम बाद में करेंगे। वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बेटे अगर आप स्केलर को जानते हैं, स्केलर के बारे में अच्छी तरीके से, तो स्केलर में दो चीजें होती हैं। नंबर वन मैग्नीट्यूड और नंबर टू यूनिट। ये तब मुमकिन है जब स्केलर एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये उस वक्त मुमकिन है। आपका जो स्केलर नंबर होता है ये सिंपल नंबर भी हो सकता है, यानी जस्ट कैरी अ मैग्नीट्यूड, जैसे 2, 3, 4, 5 जितनी भी हमारी काउंटिंग है वो तमाम के तमाम स्केलर ही है। तो मैं इसमें दो कैटेगरी बना लेता हूं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है स्केलर नंबर। स्केलर नंबर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। अब ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनती हैं और वो मैग्नीट्यूड फर्दर दो तरह की हो सकती है, यानी वो पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर भी, और वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। अगर हम वेक्टर को जाने तो वेक्टर हमेशा फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेक्टर नंबर नहीं हो सकता। फिजिकल क्वांटिटी, और इसके पास तीन चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। ये तीन चीजें जो हैं ये वेक्टर्स के अंदर होती हैं। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको देखेंगे कि वो क्या चेंजेस लेके आता है।
स्केलर नंबर के पास चूंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, जब ये वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसके यूनिट और डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज लेके आएगा। तो हम इसके लिए पहले पॉजिटिव नंबर को देखते हैं, यानी स्केलर में मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, फिर हम नेगेटिव पर आएंगे, फिर हम फिजिकल क्वांटिटी पर आएंगे। तो पहली मल्टीप्लिकेशन की काइंड में बना देता हूं कि स्केलर पॉजिटिव नंबर इसके लिए क्या होगा, चूंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इट ओनली चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, इट डज नॉट अल्टर द यूनिट। यूनिट को आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा है कि आपके यूनिट से ही डायमेंशन बनती है, तो डायमेंशन में भी कोई चेंज नहीं आएगी। तो हम इसको लिखते हैं कि पॉजिटिव स्केलर नंबर just change the magnitude of vector quantity. It does not change the dimension or direction, सॉरी एंड आएगा क्योंकि ये दो चीजें हैं, एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ना तो ये डायमेंशन को चेंज कर सकती है, ना ही उसकी डायरेक्शन के अंदर कोई बदलाव लेके आ सकती है। अब लेट्स कंसिडर दैट, चूंकि मैग्नीट्यूड में जस्ट चेंज करना है, फर्स्ट करें कि हमारे पास एक वेक्टर ए है जिसकी ये लेंथ है, इट इज अकॉर्डिंग टू स्केल जस्ट लाइक 10 सेंटीमीटर। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास नया वेक्टर बनेगा 2a, नई क्वांटिटी वेक्टर ही रहेगी और उसकी डायरेक्शन वही रहेगी, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी चूंकि मैग्नीट्यूड बढ़ गई है। उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन यानी यूनिट्स में कोई चेंज नहीं आएगी। मसलन वेलोसिटी है, आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रहेगी वो वेलोसिटी लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी, डायरेक्शन और यूनिट चेंज नहीं होंगे। क्योंकि जब तक यूनिट चेंज ना हो तो क्वांटिटी नहीं बदलती, और जब तक डायरेक्शन चेंज ना हो तब तक वो उसी सिम्मत के अंदर हरकत करती रहती है। अब हम इसमें दूसरे पे आ जाते हैं, यानी स्केलर नंबर ही है हमारे पास, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उसकी वो नेगेटिव है, यानी नेगेटिव स्केलर नंबर जिसे हम बोल सकते हैं। नेगेटिव स्केलर नंबर में जो मैग्नीट्यूड है उसमें भी चेंज आएगी, लेकिन साथ ही साथ जो सिम्मत है वो नेगेटिव होने की वजह से रिवर्स हो जाएगी। मसलन अगर ओरिजिन से इस एक्सिस पर आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो उल्टी सिम्मत में नेगेटिव नंबर लेते हैं। इसी तरह अगर एक वेक्टर इस सिम्मत में होगा तो वो पॉजिटिव कंसिडर होगा, अगर उसकी ऑपोजिट कर दें तो हम कहेंगे वो नेगेटिव वेक्टर है, यानी आपने डायरेक्शन को रिवर्स करना। अच्छा, दो बातें यहाँ पे, डायरेक्शन चेंज और डायरेक्शन रिवर्स। रिवर्स का बस ये मतलब है कि अगर वेक्टर इधर है तो इधर हो जाए, बस ये रिवर्स है। ऊपर है तो डाउन हो जाए, ये है रिवर्स। और रिवर्स वेक्टर उसी वक्त होता है जब आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डायरेक्शन चेंज का मकसद क्या है? डायरेक्शन चेंज का ये मतलब हो सकता है, मतलब ये वेक्टर इधर को है, ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किसी भी जगह पर वेक्टर अपना सिम्मत चेंज कर सकता है। लेकिन रिवर्स में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिवर्स और चेंज इन डायरेक्शन में थोड़ा सा लिटिल बिट फर्क है। तो आपने यहाँ पे कौन सा लफ्ज़ यूज करना है? रिवर्स का यूज करना। तो हम कहेंगे ये मैग्नीट्यूड में और साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूटिलाइज होगा। तो स्केलर नंबर, स्केलर नेगेटिव नंबर, हम कहते हैं नेगेटिव स्केलर नंबर नेगेटिव स्केलर नंबर
changes the magnitude and reverse the direction, but dimension यानी यूनिट dimensions remain same, डायमेंशन के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। अब इसमें मसलन वही वेक्टर मैं ले लेता हूं, वेक्टर ए है, अगर मैं इसको 2a से मल्टीप्लाई करूंगा -2a से, तो -2a की वजह से जो सिमत इस सिमत में थी अब वो अपोजिट सिमत में हो गई, तो ये है डायरेक्शन रिवर्स हो गई और लेंथ में भी चेंज आ गया। तो यह नेगेटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई, स्केलर 3 तरह से मल्टीप्लाई होता है, पॉजिटिव नंबर के साथ, नेगेटिव नंबर के साथ और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के साथ। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीजें छुपी हुई हैं, मैग्नीट्यूड भी और यूनिट भी। अभी तक 2 तरह की मल्टीप्लिकेशन आपने देखी, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, दोनों में यूनिट चेंज नहीं हुआ यानी डायमेंशन चेंज नहीं हुई। तीसरी तरह की मल्टीप्लिकेशन है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी यानी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ये नेगेटिव कभी नहीं होगी, इसका मतलब डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन किसी भी तरह से फिर चेंज नहीं होगी। सिर्फ चेंज की एक ही पॉसिबिलिटी इसमें शामिल थी, वो थी रिवर्स। जब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम कहेंगे कभी भी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होगी। जब ये डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो गई तो इसका मतलब है कि ये पार्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। पिछली दोनों मल्टीप्लिकेशन में यूनिट भी चेंज नहीं हो रहा था, डायरेक्शन एक दफा रिवर्स हुई थी तो यूनिट तो कभी भी चेंज नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड चेंज होती रही है। तो अब हम कहेंगे जब आप स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड को चेंज करेगी, यूनिट को चेंज करेगा। जब यूनिट चेंज होगी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, जब डायमेंशन चेंज होगी तो उससे आपकी नई फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इससे मल्टीप्लाई करना। When a scalar physical quantity multiply with a vector physical quantity then magnitude and unit, जिसको आप डायमेंशन का नाम देते हैं, चेंजेस, ये दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी। जब ये दोनों चीजें चेंज होंगी डायरेक्शन, तो ये नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई ना, तो डायरेक्शन ऑफ न्यू फिजिकल क्वांटिटी सेम एज द प्रीवियस वन, यानी नई फिजिकल क्वांटिटी उसी सिमत में होगी जिस सिमत में उससे पहले वाली फिजिकल क्वांटिटी थी। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। आप मैस को कंसिडर कीजिए, मैस इज अ स्केलर नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, इसके बाद मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है। इसको एक वेलोसिटी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगी, यूनिट भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। मैस और वेलोसिटी का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो उससे एक नई फिजिकल क्वांटिटी आएगी जिसको आप मोमेंटम का नाम देते हैं। अब हमें समझ आई कि नई फिजिकल क्वांटिटीज कैसे बनती है। एक्चुअली में 2
मल्टीप्लिकेशन के बाद नई फिजिकल क्वांटिटी बन जाती। इसी तरह जो नई फिजिकल क्वांटिटी यानी मोमेंटम आया है, इसके डायरेक्शन पहले वाला वेक्टर, मैथ तो वेक्टर नहीं है, पहले वाला वेक्टर कौन सा है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की सिमत में इसकी सिमत होगी। इस तरह बेटे आप फोर्स निकालते हैं, वो होती है F इज इक्वल टू एम ए। तो एक्चुअली में एक्सेलरेशन के साथ आपने फोर्स मैस को मल्टीप्लाई किया, तो एक्सेलरेशन था वेक्टर क्वांटिटी, मैस था स्केलर, तो जो नई फिजिकल क्वांटिटी फोर्स बनी, फोर्स उसी की सिमत में होगी एक्सेलरेशन की सिमत में, और फोर्स एक्सेलरेशन से डिफरेंट क्वांटिटी हो जाएगी। क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उसको आपने मैस से मल्टीप्लाई किया तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी बन गई जिसका नाम आपने फोर्स रख दिया।